सो नाउ एनएचपीसी लिमिटेड मार्केट चढ़ने लगा, एनएचपीसी बढ़ने लगा। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। समझते हैं कि एनएचपीसी को क्या 90 रुपए के प्राइसिंग पर बाई कर लेना चाहिए, क्या यहां से एक मजबूत रिटर्न मिलने वाला है। एंड ऑफ कोर्स 3-4-5 महीने की बात करें तो मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें हो चुकी है, तो 3 महीने के हिसाब से ये रिटर्न की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि बीएसई पीएसयू इंडेक्स, जो कि यहाँ पर आप कह सकते हैं सरकारी इंडेक्स, वो कभी नेगेटिव रिटर्न दे रहा था, अब यहाँ पर प्लस में रिटर्न आ चुके, 5% के आसपास का प्लस में रिटर्न आ चुके हैं। वहीं एनएचपीसी अकेला स्टॉक इंडेक्स को आउट परफॉर्म करके दिखाए, 15% के आसपास का रिटर्न आपकी टेबल पर पहुंच चुका है। एंड वैसे तो अगर आप पूछेंगे, सच पूछेंगे, तो यहाँ पर ना इस रिटर्न का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्राइसिंग पर थे, बहुत सारे लोग इस प्राइसिंग पर बाई कर चुके थे, एंड बहुत सारे लोग टॉप पर बाई कर चुके थे। उनका क्या, उनके हाथ में कोई रिटर्न लगा? नहीं लगा। अगर उन्होंने एवरेज कर लिया होगा तो फिर यहां पर कुछ उनके हाथ लग रहा होगा इक्का तुक्का, अदरवाइज वो एक रिकवरी के वेट में, जब वो प्राइस निकलेगा 120 का भाव, तब जाकर वो प्लस में यहां पर ना आना स्टार्ट होंगे। तो उनका तो पूरा यहां पर ना बेकार सा माहौल हो चुका है। उनके लिए कोई मतलब की बात नहीं है कि एनएचपीसी यहां से ना 10% चल जाए या 20% चल जाए, उनको तो सिर्फ और सिर्फ रिकवरी से मतलब है, एंड यही इंपॉर्टेंट है। बट जो निचले लेवल पर बाई किया है, क्या आपने एक सही स्टॉक बाई कर रखा है? कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, मेजर प्रॉब्लम की बात करेंगे, एंड एनएचपीसी के अंदर कितने फायदे हैं इन्वेस्ट करने के, इसको भी जरा समझते हैं। बॉस, आने वाला Q4 इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं। कोई भी स्टॉक हो उसके लिए आने वाला Q4 जो है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है। अभी अगर आप देखें कि पी रेशियो 33.19 पर है, 20.78 आपका इंडस्ट्री पी है, जिसके अंदर टाटा पावर वगैरह वगैरह सबका आ जाता है, तो एक एवरेज है, ठीक है ना। अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 2.23 टाइम का हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप टाटा पावर की बात करें तो 3.49 टाइम देखने को मिलता है। वहीं आप अडानी पावर के आसपास चले जाएंगे तो फिर उसका और हल्का देखने को मिलता है टाटा पावर के कंपैरिजन, मोस्टली ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर आप देखेंगे सही तरीके से तो पी रेशियो इतना हैवी क्यों देखने को मिल रहा है? 20 का आपका इंडस्ट्री पी है, 2021 का मान लीजिए 20.78 का है, इतना हैवी क्यों? बिकॉज ऑफ Q3 काफी ज्यादा वीक रहा था, बहुत वीक रहा था। इसका अर्निंग पर शेयर इतना टूट चुका था कि आप समझ नहीं सकते, बहुत ज्यादा वीक नंबर आए थे, जिसकी वजह से ये हाल है। एंड उसी वजह से ये पी रेशियो इतना यहाँ पर ना आपको हैवी देखने को मिल रहा है। अब ये Q4 बताएगा कि कितना यहाँ पर ना कंफर्ट लेकर आ रहा है एनएचपीसी के अंदर। बट अभी हाल फिलहाल में बात करेंगे, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से एक ठीक प्लेस पर है। आप ये नहीं कह सकते बहुत चीपर वैल्यू, चीपर प्राइस पर मिल रहा है, नहीं भाई, अर्निंग पीछे की खराब हो चुकी थी, उस हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, दिक्कत क्या है इसके अंदर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है समझना, ये है प्रॉब्लम 90,235 करोड़, ये मार्केट कैप। अब एनएचपीसी का प्राइस कितना है? 90 रुपए, 90 रुपए पर 90,000 करोड़ का मार्केट कैप, यही तो बात है। यहां पर इक्विटी साइज काफी बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। यही बात मैंने बहुत पहले भी बोली थी कि जितना लोअर प्राइसेस पर बाय करने के लिए मिल जाए ये स्टॉक, उतना बेहतर है। जो मैं छोड़कर गया था वही सारी चीजें यहां पर रिपीट कर रही हैं, वही लेवल्स, वही जगह, वही इंपॉर्टेंट प्लेस, वहीं से घूमना, वहीं से चलना, वही इंपॉर्टेंट प्लेस पर आ जाना। सब कुछ जो मैं छोड़ के गया यहां पर 3-4 महीने पहले, सब कुछ वहीं का वहीं है, एंड वहां से वही सारी चीजें हो रही हैं। अभी आपको समझ में आएगा। बट अगर यही यहां पर ना प्राइस आपका जो है या तो बड़ा होता है या मार्केट कैप कम होता, जैसे 50,000 करोड़ का मार्केट कैप होता 50K का, ठीक है, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप होता 90 रुपए पर, कल कोई भी आकर ये बोल देता ना कि ये स्टॉक 3 गुना हो जाएगा, ये 90 वाला ना आपका 3 गुना हो जाएगा, 270 रुपए का आसपास का ये प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा एनएचपीसी में, आप उसकी बात पर यकीन कर सकते थे। बट अभी जिस मार्केट कैप पर है, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप पर है, आप यहां से बस इतना कह सकते हैं कि डबल हो सकता है प्राइस, बट आपका ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम ये नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ इक्विटी साइज इतना बड़ा है, छोटे प्राइसिंग में मार्केट कैप काफी बड़ा है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, एंड ये कैसे सॉल्व होगी पता नहीं। बायबैक करते रहो या फिर कुछ प्रपोजल लेके आए जिसकी वजह से यहाँ पर इक्विटी शेयर्स हटाए जाए थोड़े से, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है करना, बट करने वाला कौन है? अब ये जो स्कीम्स हैं ये बिग मनी इन्वेस्ट कर रखे हैं। अच्छा, एनएचपीसी क्या खराब स्टॉक है क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ही प्लस पॉइंट स्टॉक है। आपके पास अगर ना शेयर्स भरे हुए हैं,
आप डिविडेंड पर्पस आप देखिए क्या स्टॉक आपको डिविडेंड देगा, भयानक बेहतरीन स्टॉक आपको यहाँ पर ना डिविडेंड देता हुआ नजर आएगा। बाकी पीएसयू एक तरफ एनएचपीसी हो सकता है एक तरफ चलता हुआ नजर आए, आपको एक तरफ से यहाँ पर ना डिविडेंड से ही आपकी कमाई करवाता हुआ नजर आए। ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनएचपीसी के मैनेजमेंट को भी पता है कि वैल्यूएशन अपनी एकदम ना हाई पर, हाई नहीं कह सकते, ऐसी जगह पर है कि निवेशकों को रिटर्न मिल पाना एकदम से इतना आसान नहीं है, इक्विटी साइज काफी बड़ा। तो वो डिविडेंड के पर्पस यहाँ पर ना डिविडेंड के थ्रू आपका हेल्प करते हुए नजर आएंगे। तो जो नॉर्मली यहाँ पर ना स्टॉक के अंदर जो रिटर्न चाहता है कि मेरा साल में 15 से 30% के आसपास का रिटर्न बन जाए, हो सकता है आपका एनएचपीसी का मैनेजमेंट उतना रिटर्न आपकी झोली में डालता हुआ नजर आए, और ये कम नहीं है। तो बॉस यही है, बिजली की खपत बढ़ने वाली है, सीधी सी बात, हर कोई जानता है, हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे आपको बिजली की खपत बढ़ते हुए ही नजर आएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ग्रीन एनर्जी में तो वैसे भी ये स्टॉक आता ही है, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। टोटल हाइड्रो पावर पर बेस्ड है, इनकी जो सब्सिडरी है वो सोलर पर बेस्ड कर रही है, ठीक है ना। तो उसका भी आईपीओ आना है, एनएचपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ, आपको याद ही हो, वो आईपीओ भी अभी अटका हुआ है बिकॉज ऑफ मार्केट का सिनेरियो जिस तरीके से बिगड़ा था, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती थी। खैर यहां पर अगर आप देखें चार्ट में क्या है, चार्ट आपका यही बता रहा है बॉस, जो मैंने आपके सामने रेंज सजेस्ट करी थी 2025-2024 में, 75 रुपये 27 पैसे, 72 रुपये 87 पैसे। आप देखेंगे उसी प्राइसिंग उसी रेंज में ये चलता हुआ नजर आया, उस वक्त भी 2024 के टाइम और इस वक्त 2025 के टाइम, ठीक है, सॉरी 2025 के टाइम भी ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है, 75 रुपये 72 रुपये 87 पैसे, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। एंड वहीं से ये स्टॉक घूमा भी है, आप देखेंगे तो उसी रेंज से स्टॉक घूमा है। एंड अब एक रेजिस्टेंस जोन में पहुंच चुका है, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है 88.40 और 92.30। अगर टूटना होगा तो यहीं से टूटेगा, और अगर चलना है तो इसको जैसे ही क्रॉस करेगा आपका 92.30, आपका प्राइसिंग जो है वो 100 रुपए की तरफ जो है वो निकल पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में बस इतना ही है आपको समझाने के लिए, बट आप इसको ट्रैक करिएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेंज में पहुंच चुका है। यहां से टूटेगा तो टूटेगा, चलेगा तो सीधा 100, और अगर 100 से टूटेगा तो फिर यही जो रेंज है आपका, ये आपका सपोर्टिव रेंज बन जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगर 100 जाकर ये वापस से बैक मारे, समझ लीजिएगा कि 88.40 और 92.30 की रेंज में अगर दोबारा मिल जाए तो ये देखिएगा कि घूम रहा है, और अगर घूम रहा है तो वापस चलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्ले भी आप कर सकते हैं। बाकी लॉन्गर टर्म प्ले के लिए रखे रहिए, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि डिविडेंड पर्पस और रिटर्न पर्पस, भले ही स्टॉक से आपको उतना रिटर्न ना बने जितना आप सोच रहे कि 3-4 गुना हो जाए मेरे स्टॉक या 5 गुना हो जाए, शायद उतना ना मिले, बट अगर आप देखेंगे कि सालाना अगर आपको रिटर्न चाहिए, क्योंकि ये जो स्कीम्स इन्वेस्टेड है ये आपका ऐसा नहीं है कि 3-4-5-6 गुना के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं, भाई होगा तो होगा बात के बाद, बट अभी का सिनेरियो यही कहता है कि डिविडेंड प्लस थोड़ा सा रिटर्न स्टॉक से मिल जाए तो जोड़ जाड़ कर आपका आराम से अगर 15 से 30% का सालाना रिटर्न बन जाए तो बहुत अच्छा है। तो जो यहाँ पर ना एक कंपाउंड रिटर्न के लिए घूमते हैं लोग, ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 15 से 30% का रिटर्न के लिए घूमते हैं, मार्केट में देखते हैं, उनके लिए ये स्टॉक बेस्ट है, कहीं ना कहीं ये समझ में आता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। 120 अगर तोड़ दिया तो आप तो यहाँ पर ना समझदार है, मार्केट का हिस्सा है आप इस बात को जानते हैं। ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ तो एकदम से यहाँ पर ना 10-15% का रिटर्न और हाथ में लगना है, तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। लेकिन वो ऑल टाइम हाई अभी दूर है, अभी एक रेंज में आप आ चुके हैं रेजिस्टेंस वाली, उसको क्रॉस किया तो 100 से टूटा तो वापस से यही रेंज आपका सपोर्टिव रेंज रहे। पहले आप इस बात को याद रखिएगा और अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लीजिएगा। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से पूछ के करिएगा। बाय और सेल, मेरा कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी एडवांटेज थे वो भी बताया, जो डिसएडवांटेज है एक वो भी मैंने आपके सामने रखा, सारी बात आपके सामने है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, अभी से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।